हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चैनल में साइट। देखिए, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रश्नावली 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसी के एग्जाम्पलों को बताऊंगा। 3 एग्जाम्पल तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे, तीसरा चौथा पांचवा। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, छठवां है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, वो एग्जाम्पलों का सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। और कई स्टूडेंटों को मैथ से डर लगता है। क्या होता है भैया? मैथ से डर लगता है। तो भैया मैथ ही सब्जेक्ट एक ऐसी है जिसमें रेगुलर हमको मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर के कुछ सीख पाओगे। अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे, सही ढंग से पढ़ोगे, ठीक है ना, तभी आप कुछ सीख पाओगे, अन्यथा नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करोगे तो आप अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे, ठीक है ना। तो देखिए, आपको रेगुलर मेहनत करनी है, वीडियो रेगुलर देखनी है। ये नहीं है कि एक वीडियो देख ली गई 10-15 दिन की, फिर बाद में देख रहे हो। तो ये बाद में देखने से क्या होगा? आपको जिस प्रकार से स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी हिसाब से रेगुलर पढ़िए यहाँ पर, ठीक है ना, इस चैनल पर। तो आप रेगुलर जब वीडियो को देखेंगे, उसे का रिवीजन करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको गणित बहुत ही सरल लगने लगेगी। हो सकता है कि देखिए, कुछ छात्र बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनको और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो यह उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। उनको मेहनत करनी है, यानी वीडियो देखने के बाद उसका रिवीजन करना है। हो सकता है कि यानी एक एग्जाम्पल का ही, एक ही क्वेश्चन का रिवीजन कर पाए, ठीक है ना। उसका बार बार कीजिए, उसका बार बार करने के बाद जब आप उस पर कंठस्थ हासिल कर लेते हो उसका सॉल्यूशन, तो देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर तब ही पहुंचना है आपको जब उसकी कैलकुलेशन आपके दिमाग में फिट हो चुकी है, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल, अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास से समय समय पर पहुंच जाए, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेहनत करनी है। क्या करनी है भैया? मेहनत करनी है, गणित से डर निकाल देना है। जुड़ जाइए मेरे साथ, मैं आपका गणित का डर बिल्कुल निकाल दूंगा, ठीक है ना। जिसके दिमाग में कुछ वहम है कि हमें गणित किस प्रकार से कवर होगी, तो भैया जुड़े रहिए चैनल के साथ और रेगुलर वीडियो अटेंड कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए। जिस प्रकार से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वैसे ही आप भी कैलकुलेशन कीजिए। एक दिन एक ऐसा आएगा जिस दिन आपके दिमाग से मैथ का डर निकल जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल 6 आपके सामने है। एग्जाम्पल 6 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो अनुच्छेद 4.1 आपके बुक के अंदर है। इस उसी अनुच्छेद के बारे में कह रहा है ये क्वेश्चन। तो देखिए, प्रार्थना कक्ष की बीमारी ज्ञात करनी है। अब हमको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए अनुच्छेद 4.1 पर जाना पड़ेगा। तो देखिए, अनुच्छेद 4.1 में क्या लिखा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए, अनुच्छेद 4.1 पढ़ लेते हैं। एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। एक धर्मार्थ ट्रस्ट है, एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। कितना बड़ा बनाना चाहता है? 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बनाना चाहता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जिसकी जो लंबाई जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, उसे कक्ष के बारे में बताया जा रहा है कि उस कक्ष की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगना दुगने से 1 मीटर अधिक है। अगर हम चौड़ाई का दुगना कर दें और उसमें 1 अधिक कर दें तो उतनी उस कक्ष की क्या है भैया? लंबाई है। तो ये आगे क्या कह रहा है? कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए?
तो लंबाई और चौड़ाई पूछी जा रही है इस अनुच्छेद 4.1 में। एक बात बता देता हूं आपके लिए कि बोर्ड की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जैसा इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा बोर्ड की एग्जाम में। अगर बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये ही लिखा होगा, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पर अनुच्छेद 4.1 लिखा है यही लिखा हो सकता है कि एक धर्मा ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, या फिर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसा लिखा हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में तो यही लिखा होगा, ठीक है ना, ये लिखा नहीं होगा। आगे समझ में। तो देखिए हमने यहाँ पर अनुच्छेद 4.1 लिख दिया है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है भैया? कैलकुलेशन। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक को एक्स मानना है। किसको मानना है? लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक को एक्स मानना है। मैं पिछली वीडियो में आपके लिए बता चुका हूं कि जिसके बारे में हमको बतलाया जाता है उसको कभी हम एक्स नहीं मानते, ठीक है ना। और जिसके बारे में कुछ बतलाया नहीं जाता है उसको हम एक्स मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की जो बात हो रही नीचे, तो देखिए किसके बारे में बतलाया जा रहा है कि जो कक्ष की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर लंबाई के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? लंबाई के बारे में, कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई के बारे में थोड़ी बताया जा रहा है कि चौड़ाई के लिए क्या शर्त है, कितनी है कितनी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमको चौड़ाई ही माननी है एक्स मीटर, ठीक है ना। क्या माननी है? एक्स मीटर। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना प्रार्थना कक्ष, प्रार्थना कक्ष ही तो है तो उसी की लंबाई चौड़ाई है तो हम प्रार्थना कक्ष ही लिखेंगे। माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर, एंड में लगा देंगे, ठीक है ना। हमने मान लिया कि माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई एक्स मीटर है, या फिर यहां पर लिख दीजिए यहाँ पे मीटर लिखना चाहें तो, नहीं तो एंड में लिखना पड़ता है हमको, ठीक है ना। अब प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई तो हमने मान ली, लंबाई हमको लिखनी है क्वेश्चन के अनुरूप। क्वेश्चन जैसा कह रहा है उसी हिसाब से हमको लंबाई भी निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए तथा लंबाई, क्या भैया? लंबाई देखिए लंबाई कैसे निकालनी? चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई का 2 गुना करना पड़ेगा। चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना क्या होगा भैया? 2x हो जाएगा। कह रहा है 2 गुने से 1 मीटर अधिक है तो हमको एक जोड़ना है, इसमें एक अधिक करना है। कम की कहता तो हम एक घटा देते, अधिक की कह रहा है इसलिए हम एक जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो लंबाई आ गई आपकी 2x प्लस 1 मीटर, ठीक है। लंबाई निकाल चुके हैं। अब देखिए लंबाई चौड़ाई के अलावा और हमको क्या दिया हुआ है? हमको उस प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर कि अतः प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल बराबर 300 वर्ग मीटर, ठीक है ना। तो वो लिख लेंगे यहाँ पर, अतः प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल, प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 300 वर्ग मीटर दिया हुआ है तो हम 300 ही लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमने लिख लिया है कि प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। अब इसे हिंदी की जगह पर हमको सूत्र का प्रयोग करना है। अब कक्ष आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है तो हमको आयताकार ही मान के चलना है। तो प्रार्थना कक्ष हमारा आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हम इसे हिंदी की जगह पर लंबाई गुणा चौड़ाई ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहां पर लिख देंगे हमें लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर में 300 वर्ग मीटर, ठीक है, इतना कर लिया। अब लंबाई की जगह पर लंबाई रखने वाले हैं हमें 2x प्लस 1, चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई लिखने वाले हैं x, ठीक है।
फिर उसकी कैलकुलेशन करनी है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा तो नेक्स्ट देखिए इसकी कैलकुलेशन है। तो देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 300 जो नीचे लिखा हुआ था वो मैंने ऊपर लिख लिया है। अब देखिए इससे आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है। लंबाई की जगह पर लंबाई लिख देंगे, लंबाई कितनी थी 2x प्लस 1, तो लंबाई की जगह पर लिख देंगे हमें 2x प्लस 1, ठीक है। चौड़ाई लिख दीजिए, इंटू का चिन्ह लगा लीजिए, चौड़ाई हमने मान रखी थी x बराबर में 300 आपका चलेगा ये, ठीक है ना। अब इधर कैलकुलेशन करनी है, यानी x का गुणा कर देना है अंदर वाली संख्याओं से, तो x गुणा 2x से करेंगे। देखिए x का गुणा 2x से करेंगे तो x गुणा x से हो जाएगा x स्क्वायर, 2 साथ में रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। x का गुणा 2x से करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, x का गुणा 1 से करेंगे तो 1x ही आएगा और 1x हम ऐसे लिखेंगे और बराबर में आपका क्या है भैया 300। अब पक्षांतरण कर लेंगे 300 को हम इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए बराबर 0 तभी आएगा जब 300 इधर आ जाएगा। ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा 2x स्क्वायर प्लस x, 300 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा और बराबर में 0। एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर गुणा में 2 है तो 2 का गुणा माइनस 300 से करेंगे तो 300 दूना 600 माइनस का आएगा, क्योंकि ये प्लस का और ये संख्या माइनस की है, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का 600। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिनका गुणा करने पर तो ये आना चाहिए माइनस का 600 और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए 1। एक्स गुणा में कोई संख्या नहीं तो एक ही तो है तो 1 आना चाहिए। अब उन दोनों संख्याओं का पता करने के लिए 600 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग जाएगा 600 में 300 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 150 बार, अब 150 में 2 का भाग जाएगा 75 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 आ चुका है। अब 3 का जाएगा, किसका जाएगा 3 का जाएगा 25 बार और 25 में 5 का जाएगा 5 बार और 5 में 5 का जाएगा 1 बार, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमको उसी हिसाब से सेट करनी है दो संख्या जिनका गुणा करने पर सेट आएगा और जिनको जोड़ने पर घटाने पर आना चाहिए 1। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड काफी आ चुके हैं। तो देखिए हम 5 और 5 का गुणा कर ले तो आएगा 25 और ऊपर वाली संख्या गुणा करके देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अगर हम 24 और 25 का गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा और 25 और 24 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर तो आएगा ही 1। 25 में से 24 घटाने पर 1 आ रहा है, तो यानी हमारी ये संख्याएं सही हैं 25 और 24, ठीक है। जोड़ने पर आना चाहिए 1 या फिर घटाने पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर घटाने पर आ रहा है तो संख्या हमारी सही है। अब चिन्ह निर्धारित करना, देखो गुणा करने पर माइनस का लाना है, गुणा करने पर माइनस का तभी आएगा जब इन दोनों में से कोई एक संख्या तो प्लस की होगी और कोई एक संख्या क्या होगी माइनस की। अब प्लस की कौन सी होगी कौन सी माइनस की होगी ये हमको बीच वाला बताएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो भैया बड़ी संख्या प्लस की लेनी है, छोटी संख्या माइनस की लेनी है। अगर बीच में माइनस का चिन्ह होता तो हम बड़ी संख्या को माइनस की लेते, छोटी संख्या को प्लस की लेते। कंप्लीट हुआ, चिन्ह निर्धारित कर चुके हैं हमें। अब देखिए ये एक्स के पदों में है द्विघात समीकरण तो हम भी एक्स लगा देंगे पीछे। ये जो लिख रहा है ना ये प्लस का 25x और माइनस का 24x, इन दोनों को बीच वाले की जगह पर लिख देंगे, बीच वाले को हटा देंगे। तो लिख दीजिए भैया, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 24x माइनस का 300 और बराबर में 0। आगे वाला लिख लिया, पीछे वाला लिख लिया, बीच वाला हटा दिया, बीच वाले की जगह पर ये दोनों लिख दिए, ठीक है। अब दो में से कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में 2 है और यहाँ पर एक्स गुणा 25 है तो छोटी संख्या 2 ही है, तो 2 का भाग देके देखिए दोनों में जा रहा है, यहाँ पर चला ही जाएगा, परंतु 2 का भाग 25 में नहीं जा रहा है, इसलिए संख्या में कॉमन आने वाली है नहीं। यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर x 1 है, तो भैया x की घात 1 कॉमन ले लेंगे, यानी 1x कॉमन आएगा। 2 हमने कॉमन लिया नहीं तो 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, लिख लिया हमने ये 2। यहाँ पर x 2 है, 1x यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पे 1x बचेगा, तो 2 के साथ 1x, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे क्या बचेगा 2x, जो हमने यहाँ लिख लिया। आगे प्लस है तो प्लस, 25 से आपका ज्यों का त्यों, x हमने कॉमन ले लिया तो क्वेश्चन बंद कर दीजिए। अब ऐसा ही सेम हमको यहाँ से बनाना है, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ से भी हमको स्टार्टिंग में जो दिख रहा है ना माइनस का 24x, यहाँ से 2x बनाना है। एक तो देखिए ये 2x प्लस का है और ये है माइनस का, तो पहले तो ये माइनस का चिन्ह हटेगा, ठीक, कॉमन आएगा। अब 24 में से क्या कॉमन लिया जाए कि 2 आ जाए, भैया 2 का ही भाग दे दो 24 में, पता चल जाएगा कि क्या कॉमन आएगा। 2 का भाग 24 में देंगे 12 बार जाएगा, यानी 12 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? 12। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि -12 कॉमन आएगा। कोष्टक चालू कर दीजिए और इसी को लिख दीजिए 2x + 25 और बराबर में आपका 0। अब क्या करना है, दोनों कोष्टक वाली संख्याओं में से एक को लिखना है 2x + 25 और दूसरे कोष्टक में बाहर वाली संख्या लिखनी है x - 12 और बराबर में 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। अब 2x + 25 बराबर 0। पहले इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए, यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे, हमें 25 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, x का मान निकालना है, तो इधर तो 2x बचेगा, बराबर चिन्ह लगाएंगे, 25 इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, और 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर आएगा आपका -25/2। x का मान एक तो आ चुका है -25/2। अब इसको कर लो 0 बराबर x - 12 को, x - 12 बराबर 0। यहां से हम पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 12 इधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो x बराबर आएगा 12, ठीक है ना। तो देखिए इसको तो हम छोड़ ही देंगे क्योंकि x हमने प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई मानी थी और चौड़ाई, लंबाई, आयु ये कभी ऋणात्मक नहीं हुआ करती हैं, इसलिए ये x का मान ऋणात्मक आ रहा है, तो ये तो है नहीं अपन का आंसर, तो इसको छोड़ देंगे। हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है, x बराबर 12। अब हमको नीचे थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है और उस हिंदी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हिंदी वही लिखनी है जो अपन ने ऊपर माना था, सिर्फ माना की जगह पर हमको अतः लगा देना, वही हिंदी लिखनी है दोनों लाइन, ठीक है। अतः प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई हमने क्या मानी थी, x, तो x की जगह पर x का मान लिखना है 12, मीटर में आएंगे ये, ठीक है, अब लगा देना मीटर, तो चौड़ाई आ गया आपके 12 मीटर तथा लंबाई क्या होगी, लंबाई निकाल लेते हैं। देखिए वहां पर देखिए हमने लंबाई लिखी थी 2x + 1, तो देखिए 2 लिख लेंगे, गुणा में x है, गुणा का चिन्ह लगा के x का मान लिख देंगे 12, आगे प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख देंगे, अब गुणा कर लीजिए और 1 को जोड़ लीजिए, 12 × 2 करेंगे, 12 × 2 = 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 आएगा, तो इसके पीछे भी मीटर लगा देंगे। तो यह उस प्रार्थना कक्ष की लंबाई निकल के आई आपकी 25 मीटर, चौड़ाई निकल के आई 12 मीटर। ये कैलकुलेशन कंप्लीट होती है इस एग्जाम्पल की, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और भरते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने है, पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल 7 में क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। यानी विविक्त कर क्या होता है, जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियो नहीं देखते हैं उनको तो ये अटपटा सा लग रहा होगा ये सब, विविक्त कर क्या होता है। अगर भैया आप रेगुलर वीडियो देखते तो आपको पता चल जाता कि विविक्त कर क्या होता है। तो देखिए फिर भी मैं बता रहा हूं, यहाँ पर विविक्त कर b² - 4ac को कहते हैं। विविक्त कर किसे कहते हैं, b² - 4ac को विविक्त कर कहते हैं। तो ये कह रहा है ना विविक्त कर ज्ञात कीजिए, यानी b² - 4ac का मान पूछ रहा है हमसे। आगे देखिए और क्या लिख रहा है, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यह मूलों की प्रकृति में क्या जवाब देना है, हमने तो 3 बातें लिखी थी। जैसे पहले पॉइंट को पढ़कर बता रहा हूं कि यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल भिन्न भिन्न होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, मूल अस्तित्व में होते हैं। तो इन तीनों बातों में से कौन सी बात लिखनी होती है, तो भैया मूलों की प्रकृति में हमको बताना होता है कि मूल हमारे भिन्न भिन्न होंगे या फिर मूल समान होंगे या फिर कोई भी मूल विद्यमान नहीं होगा, इतना बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हल देखिए फटाफट, विविक्त कर निकाल लेंगे, हमें क्या निकाल लेंगे, विविक्त कर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल में लिख लेना है। अतः 2x² - 4x + 3 बराबर 0 लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमको विविक्त कर निकालना है। क्या निकालना है, विविक्त कर। तो देखिए विविक्त कर, विविक्त कर बराबर किससे निकलेगा भैया, b² - 4ac से। abc के मानों से तो आप परिचित होंगे ही,
ए एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है, बी एक्स के गुणा में होता है, सी अचरपद होता है। मानों को देख करके जमा दीजिए। बी की जगह पर लिखना है, देखिए ये माइनस का 4 है, चिन्ह सहित लेना है, माइनस का 4 लिखना है। बी की जगह पर बी की घात 2 तो -4 की भी घात 2, आगे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 4 लिख लेंगे। ए और सी के मान कोष्टक में लिखने हैं, तो देखिए ए का मान 2 है, सी का मान 3 है, तो ए की जगह पर ए का मान लिख देंगे 2, सी की जगह पर सी का मान लिख देंगे 3। मान जमा दिए, कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए माइनस की संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर प्लस की संख्या आती है। अब तुम ये तो प्लस की ही आएगी। अब 4 का वर्ग कर लीजिए, 4 गुणा 4 कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या वर्ग आएगा। तो 4 गुणा 4 करने में क्या आएगा भैया 16, तो -4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, तो देखिए गुणा करते हैं, 4 दूना 8 और 8 तिया 24, तीनों संख्या गुणा करने पर -24 आएगा। अब देखिए 16 प्लस की संख्या है, 24 माइनस संख्या, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, माइनस की बड़ी है तो माइनस बचेगी, 24 में 16 घटा लीजिए, कितने बचेंगे 8 बचेंगे। कितने बचेंगे 8। तो देखिए हमने कैलकुलेशन की तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -8 आया। यानी जितनी भी माइनस की संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। तो ये बात हमको यहाँ पर दर्शा देनी है। अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ना विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर हम ज्ञात कर चुके हैं और हम ये भी बता चुके हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। ठीक है, जिधर की संख्या छोटी होती है ना उधर हम पैनी नॉक करते हैं, और जो संख्या बड़ी होती है उधर हम खुला हुआ मुंह करते हैं। तो इसका मान माइनस का आया है, तो माइनस संख्या छोटी है, 0 बड़ी है। ठीक है ना, 0 बड़ी होती है सभी माइनस की संख्याओं से, तो लिख दिया। अब कह रहा है कि फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब हमको मूलों की प्रकृति बतानी है। अब हमको बताना है कि मूल भिन्न भिन्न होंगे या फिर मूल हमारे समान होंगे या फिर कोई भी मूल विद्यमान नहीं होगा। तो ये ऐसे कंडीशन में कोई भी मूल विद्यमान नहीं होता है, तो यही बात हमको यहाँ पर लिख देनी है। इसलिए कोई भी मूल विद्यमान नहीं होगा। हो गया कंप्लीट। लो, कोई भी मूल विद्यमान नहीं होगा। तो ये अपन की कैलकुलेशन कंप्लीट है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। वीडियो को यह पूरा ही देखना है, वीडियो को छोड़ करके नहीं भागना है। अगर आप वीडियो को जब देखते हैं तो अपने सभी कार्यों को कंप्लीट करके ही वीडियो पर आए। ठीक है ना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो को ये लाइक भी कर देना। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना। जितना हो सके अपने साथियों में शेयर कर देना। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। तो देखिए एग्जांपल 8 आपके सामने है। एग्जांपल 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके लिए, क्योंकि ये एग्जांपल कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना, तो देखिए एग्जांपल 8 क्या है। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। तो देखिए हल में हमको यहाँ पर एक चित्र बनाना है, तभी आपके समझ में आएगा। एक वृत्ताकार पार्क है 13 मीटर व्यास वाला, तो हमको एक वृत्ताकार पार्क बना लेना है। ठीक है, ये एक वृत्ताकार पार्क है जिसका केंद्र ये है। ठीक है, अब कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर, ये परिसीमा है इसकी, चारों ओर की जो सीमा है इसी को हम परिसीमा कहेंगे, यानी परिधि। परिसीमा बोल लो या फिर परिधि बोल लो, एक ही बात है। तो इसे परिधि की बात हो रही है कि परिधि पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर, भैया इसमें एक व्यास बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक व्यास बनाना पड़ेगा। कैसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। चलिए एक व्यास बना लिया। अभी कह रहा है कि एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर क्या बने हुए हैं? फाटक बने हुए हैं। भैया यहाँ पर क्या बने हुए हैं? फाटक बने हुए हैं दोनों अंत बिंदुओं पर।
एक फाटक का नाम है ए और एक फाटक का नाम है बी। खंबे कह रहा है ना, फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। कितना है? 7 मीटर है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कहां पे गाड़ना है वो खंबा? उस परिसीमा के एक बिंदु पर, यानी जो परिधि है, परिधि के किसी एक बिंदु पर हम मान लेते हैं कि खंबा यहाँ पे गाड़ना है। इसको नाम दे देते हैं कि बिंदु सी पर खंबा गाड़ना है। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये खंबा है, ये खंबा फाटकों ए और बी से जो दूरियां हैं, इन दूरियों का अंतर 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर। अब देखिए यहां पर ये जो दूरी और ये दूरी, इन दो दूरियों को अगर हम आपस में घटा दें तो घटाने पर क्या आएगा? 7 मीटर आएगा। तो यहाँ पर ये दूरियां माननी है आपको, तो एक फाटक से दूरी मान लेनी है x और एक से मान लेनी है x प्लस 7। ठीक है। 7 मीटर है, यानी एक 7 मीटर अधिक होगी। ध्यान से समझना कि इस बिंदु सी पर एक खंबा गाड़ना है, तो जो ये यहाँ पर खंबा गड़ेगा, अगर खंबे की बिंदु फाटक ए से दूरी और फाटक बी से दूरी अगर बराबर होगी तो अंतर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। यानी घटा देंगे तो, यानी मान लीजिए 10-10 है तो 10 में 10 घटाएंगे 0 आएगा। अब वो कह रहा है कि घटाने पर यानी अंतर कितना है? 7 मीटर। तो अंतर तभी 7 मीटर आ रहा है। क्यों आ रहा है भैया 7? क्योंकि खंबे की एक फाटक से दूरी 7 मीटर अधिक है। और कितनी है? 7 मीटर अधिक है एक खंबे से दूरी। अब उस दूरी को फाटक बी से दूरी में से घटा देंगे तो हमारी यानी हमारा खंबे की दूरियों का अंतर निकल के आएगा 7 मीटर। ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना खंबे की फाटक बी से दूरी x, चाहे ए से मान लो चाहे बी से मान लो, कैसे भी मान लो। चलो यहाँ ए से मान लेते हैं x, तो ये x है तो ये x प्लस 7 होनी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए यहां पर मान लेते हैं, माना खंबे की फाटक ए से दूरी बराबर x मीटर हमने मान ली। ठीक है ना। ये मीटर हमें एंड में लगा देंगे या फिर आप वैसे लिख सकते हैं। ठीक है। तथा खंबे की फाटक बी से दूरी, खंबे की फाटक बी से दूरी कितनी होगी भैया? x प्लस 7 मीटर होगी। कितनी होगी? x प्लस 7 मीटर होगी। इतना काम कर लिया। और व्यास की लंबाई दी हुई है आपको 13 मीटर। कितनी दी हुई है? 13 मीटर। अब यहां पर एक द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण तभी बनेगा, जो ये त्रिभुज बन रहा है ना आपके नीचे, इस समय एक पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। आपको एक बता देता हूं, ये व्यास वृत्त को 2 भागों में विभाजित करता है, दोनों भाग अर्धवृत्त होते हैं। तो देखिए नीचे वाला, देखिए नीचे वाले भाग में यानी अर्धवृत्त में क्या बन रहा है? ये त्रिभुज बन रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अर्धवृत्त में जो भी त्रिभुज बनता है वो समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री कोण बन रहा है? 90 का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और इनमें दोनों में से एक को आधार मान लेंगे और एक को मान लेंगे लंब। ठीक है। तो ऐसे के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। क्या लगानी है? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है भैया? ये सबको याद होना जरूरी है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ये इसी को ही हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब इसके अंदर मानों को जमा दीजिए। तो देखिए कर्ण की जगह पर कर्ण लिख दो। कर्ण कितना है? 13 मीटर। तो 13 लिख लीजिए। कर्ण की घात 2 है तो 13 की भी घात 2 करनी है। आगे बराबर चिन्ह लगा लेंगे। आधार की जगह पर आधार, चलो हम x को आधार मान लेते हैं। आधार की घात 2 तो x की भी घात 2। आगे प्लस प्लस, लंब की जगह पर लंब लिख दो x प्लस 7। तो देखिए x प्लस 7 लिख दिया। लंब की घात 2 तो x प्लस 7 की भी घात 2 करनी है हमको। अब क्या करना है? आपको इनका वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग।
तो देखिए 13 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 169 आएगा, बराबर का चिन्ह लगा लिया, एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोलना है सर्व समका के तहत, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया ए स्क्वायर प्लस इन दोनों गुणनफल का दोगुना है 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर खोलने का तरीका ही समझ लीजिए, जो स्टार्टिंग में लिख रहा है पहले उसका वर्ग करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे 7 गुणा एक्स करेंगे 7x आएगा, अब इसका दोगुना भी करना है, गुणा करने के बाद दोगुना करना जरूरी है, 7 दूना 14x आएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाना और पीछे वाले का वर्ग कर देना है, 7 का वर्ग क्या होगा 49, ठीक है। होल स्क्वायर खोल चुके हैं, तो इससे आगे कैलकुलेशन हमें करेंगे, अभी ऊपर से मैं मिटाने वाला हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए नीचे वाला समीकरण मैंने ऊपर लिख लिया है, तो इससे आगे कैलकुलेशन देखिए, ये 169 आपका ज्यों का त्यों बराबर में देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, तो कितने एक्स स्क्वायर हो गए भैया एक ये रहा तो एक और एक कितने हो गए 2, तो 2 एक्स स्क्वायर हो गए, आगे वाले ज्यों का त्यों 14x प्लस का लिख लिया प्लस का 49, ठीक है ना। ये आपको आपका ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के बराबर में 0 होना चाहिए, तो देखिए हम 169 को इधर लेके चले जाते हैं, तो 0 इधर बचेगा, 0 इधर जो बचेगा उसको हम इधर लिख देंगे, इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, बात एक ही है ना। तो देखिए अगर हम सबको इधर लेके आए तो इधर से हमको तीन पद लाने पड़ेंगे, इधर तीनों का चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, अगर हम इधर से इसको इधर लेके जाए तो अकेला ही ले जाना पड़ेगा, तो अकेला ही ले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पक्षांतरण करना है, तो देखिए ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49, ठीक है। 169 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का लिख देंगे 169 बराबर में 0 इधर बचेगा, इस बराबर की 0 को इधर नहीं लिख करके इधर लिख देंगे, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन देखिए इसकी, 2x स्क्वायर प्लस 14x आपका ज्यों का त्यों, इनकी कैलकुलेशन करनी है, 169 तो है माइनस के और 49 है प्लस का, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी, 169 में से 49 घटा देंगे तो ये 120 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 120 बचेगा बराबर में 0। अब इस द्विघात समीकरण को देखिए, आपको इस द्विघात समीकरण को देख करके ये नहीं लग रहा है कि 2 का भाग सभी पदों में चला जाएगा, तो हमको भाग दे देना है ताकि ये समीकरण छोटा हो जाए। तो देखिए 2 का भाग यहाँ देंगे, 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, आगे प्लस है प्लस, 2 का भाग 14 में दीजिए 7 बार जाएगा तो 7x, आगे माइनस है माइनस, 2 का भाग 120 में दीजिए 60 बार बराबर में 0, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण को सॉल्व बाद में करेंगे, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि यह स्थिति संभव है या नहीं है, तो हमको यह विविक्त कर निकालना होगा, पहले विविक्त कर का मान निकालेंगे तब हमको पता चलेगा कि यह स्थिति संभव है या नहीं है, अगर संभव होगी तो हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब हमको विविक्त कर निकालना है, क्या निकालना है विविक्त कर, तो देखिए विविक्त कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मानों को जमा दीजिए, बी का मान है 7, बी की घात 2 तो 7 की भी घात 2, आगे माइनस लगा देंगे 4 लिख देंगे, ए का मान कुछ नहीं नजर आ रहा तो 1 लिखना है, सी का मान माइनस 60 है तो माइनस 60 लिख दीजिए, लिख दिया। आगे कैलकुलेशन देखिए 7 का वर्ग कर दीजिए 49, यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है और यहाँ पर भी माइनस दिख रहा है, तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस आएगा, गुणा कर लीजिए, 4 गुणा 1 करेंगे 4, 4 गुणा 6 कर लीजिए, 6 चौका 24 यानी 240 आएगा, 240 और 49 को जोड़ लीजिए 289 आएगा, क्या आएगा 289 आएगा। अब देखिए 289 संख्या प्लस की है, यानी ये संख्या 0 से बड़ी है, प्लस की सभी संख्या 0 से बड़ी होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, इसलिए इस कंडीशन में हल भिन्न भिन्न होते हैं, हल यानी हल अस्तित्व में होते हैं और हल वास्तविक होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यह स्थिति संभव है या नहीं है, तो यह इस कंडीशन में तो संभव होगी क्योंकि मूल अस्तित्व में है, तो हमको वही बात लिखनी है जो क्वेश्चन में लिख रही है कि हम लिख देंगे इसलिए यह स्थिति
संभव है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि यह स्थिति संभव है तो भैया उस फाटक की उस खंबे की दोनों फाटकों से दूरियां ज्ञात कीजिए। तो चलिए, संभव तो है। अब हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हमको ये द्विघात समीकरण है, इसके नीचे लिख लेना है। ठीक है, इसको मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूं इसकी। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 बराबर 0 लिख लिया। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर गुणा में कोई संख्या नजर नहीं आ रही, तो एक है तो एक का गुणा -60 से करेंगे तो -60 ही आएगा। क्या आएगा भैया? -60 आएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिनका गुणा करने पर -60 आना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए, 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 30 बार। फिर 2 का जाएगा 15 बार, 15 में 3 का जाएगा 5 बार, 5 में 5 जाएगा 1 बार। अब कीजिए भैया, अगर देखिए हम 2 का गुणा 2 से कर रहे हैं 4 आएगा, 4 गुणा हमें 3 कर लेते हैं, 4 तिया 12 आएगा और 12 और 5 को हम अकेला छोड़ दें। ठीक है, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो हम ऐसे जोड़ा बना के कर लेंगे। तो 12 में 5 घटाने 7 आ रहा है, तो हमारी संख्या निकल के आए 12 और 5। इनके चिन्ह निर्धारित करने। तो देखिए, गुणा करने पर माइनस का लाना है। गुणा करने पर माइनस का तभी आएगा जब इन दोनों में से कोई एक संख्या प्लस की होगी और कोई एक संख्या माइनस की होगी। कौन सी संख्या प्लस की है, कौन सी संख्या माइनस की, ये हमको बीच वाला बता देगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या हमको प्लस की लेनी है, छोटी संख्या माइनस की लेनी है। ठीक है ना। अब ये द्विघात समीकरण एक्स के पदों में है तो उनके पीछे एक्स और लगा देना है। इन दोनों को बीच वाले की जगह पर लिख देना है, बीच वाले को हटा देना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर गुणा में कोई संख्या नहीं तो संख्या तो कॉमन आने वाली है नहीं। तो देखिए, एक्स कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? एक्स। इन दोनों की जगह से x कॉमन आएगा। यहाँ पर x 2 थे, एक x ले लिए तो एक x बचेगा। यहाँ पर इस एक x को यहाँ लिख देंगे। आगे प्लस है, प्लस ये x हमने यहाँ ले लिया, 12 बचेगा। कंप्लीट हुआ। तो देखिए, यहाँ पर इस कोष्टक में जो लिखा हुआ है ना x+12, यही हमको यहाँ से बनाना है। तो ये देखिए, स्टार्टिंग वाला केवल अकेला x देखना है। x अकेला है, वो प्लस का। यहाँ पर x 7 -5 है तो -5 हटना चाहिए। हटने का मतलब -5 कॉमन लेना है। क्या करना है भैया? -5 कॉमन लेना है। तो -5 हम कॉमन ले चुके हैं और कोष्टक चालू कर दिया है। इस कोष्टक में इसी को लिख दीजिए, इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो x+12 और बराबर में 0। अब इन दोनों कोष्टक वाली संख्याओं में से एक लिखनी है हमको। तो देखिए, x+12, दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाली संख्या लिखनी है, x-5 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है। तो देखिए, x+12 बराबर 0 और x-5 बराबर 0। दोनों जगह से हम पक्षांतरण करके x का मान निकाल लेंगे। प्लस का 12 इधर जाएगा, माइनस का होगा, तो यहाँ से x का मान निकल के आ रहा है -12। क्या निकल के आ रहा है? -12। ऐसे ही हमको यहाँ से भी पक्षांतरण करना है। तो -5 इधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो x बराबर आएगा +5। तो यहाँ से हमने दोनों x के मान निकाल लिए भैया। एक तो आया -12 और एक आया 5। तो x क्या माना था हमने? फाटक की यानी खंबे की फाटक की ऐसे दूरी x मानी थी। तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए -12 को तो हम छोड़ ही देंगे। हम x इसको मानेंगे। ठीक है ना। x बराबर 5 जो आ रहा है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम कैलकुलेशन तो कर चुके हैं। अब हमको 2 लाइन हिंदी की लिखनी है जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। माना की जगह पर अतः लिखना है। अतः खंबे की फाटक ए से दूरी, फाटक ए से दूरी क्या मानी थी हमने? x मानी थी। तो हमको अब x का मान लिख देना है। x का मान 5 मीटर। ठीक है। तथा खंबे की फाटक बी से दूरी, बी से खंबे की फाटक बी से दूरी क्या लिख रखी थी हमने? x+7 लिख रखा था। तो x की जगह पर x का मान लिखना है। 5 और 7 जोड़ देना है। 5 और 7 कितने होंगे? 12 मीटर। ठीक है। तो यही हमारे करेक्ट आंसर है। खंबे की फाटक ए से दूरी निकल के आई 5 मीटर और खंबे की फाटक बी से दूरी निकल करके आई 12 मीटर। तो यही हमारे करेक्ट आंसर है और ये कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल और बचा है ऐसे प्रश्नावली का, उसका और सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है ना भैया। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।
अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ इसी प्रकार से पढ़ना है तो ये सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके पास से मेरा नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 9वां एग्जांपल आपके सामने है और ये एग्जांपल ऐसे प्रश्नावली 4 का लास्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। यानी b² माइनस 4ac का मान निकालना है तो हम निकाल लेंगे। और कह रहा है आगे, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर हमको बताना है कि मूल भिन्न भिन्न होंगे या फिर मूल समान होंगे या मूल विद्यमान ही नहीं होंगे। फिर आगे कह रहा है यदि वे वास्तविक हैं तो हमको ये भी बताना है कि वास्तविक है या नहीं है। तो एक ही कंडीशन तो है जिसमें काल्पनिक वास्तविक नहीं होते हैं, b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है, उस कंडीशन में तो हम बता देंगे कि मूल वास्तविक है या नहीं है। अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आ जाइए अपने हल पर। तो देखिए सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण लिख लेना है। अतः 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 लिख लिया। अब हमको विविक्त कर निकालना है। पहले क्या निकालना है, विविक्त कर निकालना है। तो देखिए विविक्त कर बराबर b² माइनस 4ac, यहाँ पर a b c के मान जमाने हैं। तो देखिए b का मान -2, तो -2 लिख दिया b की जगह पर। b की घात 2 है तो -2 की भी घात 2 कर देंगे। आगे -4 है तो -4 लिख लेंगे। a और c के मान कोष्टक में लिखने हैं। a का मान 3, a का मान लिख लिया 3, c का मान क्या है 1/3, तो हम लिख लिया 1/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 बटे में या 3 गुणा में, तो 3 से 3 कैंसिल हो ही जाएगा। आगे देखिए माइनस वाली संख्या वर्ग करेंगे तो प्लस की आएगी, 2 का वर्ग करेंगे 4 लिख लेंगे, माइनस और माइनस 4 गुणा 1 से हो जाएगा 4 आएगा, 4 में 4 घटा लीजिए क्या आएगा 0। तो यह विविक्त कर का मान आया 0, यानी b² माइनस 4ac का मान क्या है 0 है। तो अब हमको नीचे लिख देना है, अतः b² माइनस 4ac बराबर 0 है। अगर ये कंडीशन होती है तो भैया मूल समान होते हैं। मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो ये लिख देना है हमको। इसलिए मूल समान होंगे, ठीक है, लिख दिया हमने, मूल समान होंगे। और हमको बताना है कि मूल वास्तविक है नहीं है। तो ये इस कंडीशन में मूल समान ही तो है, तो इस कंडीशन में मूल हमारे वास्तविक होंगे। तो हम लिख देंगे तथा मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, ठीक है। इतना कुछ लिख दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो भैया अब हम मूल निकालने जा रहे हैं। तो मूल निकालने के लिए हमको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। तो इसको हम द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर अभी अभी हमने b² माइनस 4ac का मान निकाला, क्या आया 0। तो b² माइनस 4ac का मान तो पूरा ही 0 हो गया, तो यानी पीछे वाली स्टेप तो हट ही गई, मान के चलिए। तो x बराबर आपका बचा -b/2a, ठीक है ना। जब एक मूल हमारा इससे निकलेगा तो दूसरा भी इसी से ही निकलेगा -b/2a, यानी दोनों समान है ना, इसलिए। तो देखिए ये हमेशा ध्यान रखना, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है और आपको मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए आप डायरेक्ट यही प्रयोग कीजिए, x बराबर -b/2a का, ठीक है ना। तो यही प्रयोग मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो देखिए अब क्या करना है, हमको मूल निकालने, अब हमको x बराबर -b/2a का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे मानों को जमा दीजिए, माइनस का चिन्ह ये है ही आपका, तो माइनस चिन्ह लगा लिया। b का मान देखिए, b का मान क्या है -2, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 लिख देंगे हम। b की जगह पर b का मान जमा दिया, बटे लगा लेंगे। तो 2 है गुणा में
तो यहाँ पर 2 है बटे में, तो 2 लिख लिया, गुणा में ए है तो ए का मान लिखना है, ए का मान क्या है 3। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ऊपर 2 है और बटे में 3 दूनी 6, तो ये प्लस का चिन्ह लगाना कोई जरूरी थोड़ी है, तो 2 बटे 6 है ना। अब इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहां से मूल निकल के आया 1 बटे 3, तो एक मान आ चुका है आपका 1 बटे 3, तो दूसरा भी तो यही होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होने पर मूल समान होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिख देंगे कि अतः मूल x बराबर 1 बटे 3, दूसरा भी 1 बटे 3 है। बस से कंप्लीट होता है, यही हमारे आंसर है। ये बात ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तो मूल निकालने के लिए हम डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं x बराबर माइनस बी अपॉन 2a का। तो इसी से मैंने कैलकुलेशन आपको बता दी है, ठीक है ना, जैसे मैंने किए उसी हिसाब से आपने किए, ठीक है ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आज की इस वीडियो के अंदर कितने एग्जाम्पल कराए भैया, 4 एग्जाम्पल कराए ना, 6वां 7वां 8वां 9वां, चारों एग्जाम्पलों का रिवीजन करना आप वीडियो के बाद, ठीक है। रिवीजन जरूरी है करना, अगर आप रिवीजन करोगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छा और आ जाएगा, ठीक है ना। और रिवीजन तब तक करना जब तक आपको कंठस्थ कंप्लीट न हो जाए, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 प्रश्नावली को लेकर के आ रहा हूं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है। और समांतर श्रेणियों को हमें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके अंदर आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। पढ़ते समय गणित का डर निकाल देना है बिल्कुल हमेशा दिमाग से। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, जैसा मैं कहता हूं वैसे करते चलिए बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही आप पढ़िए, जैसा काम करने के लिए बोल रहा हूं वही काम कीजिए। तो भैया गणित और विज्ञान में आपके 100 में से 100 ही नंबर आएंगे, ये 100% गारंटी है, ठीक है। अगर आपको अभी विश्वास नहीं है तो भैया मेरे जिस स्कूल में पढ़ाता हूं उस स्कूल में बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। जो इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, जो यानी मेहनत करते हैं, तो उनके 100 में 100 नंबर आए हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं भैया, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कीजिए, एक भी नंबर नहीं करने दूंगा। और वार्षिक एग्जाम अभी तक तो मैं आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ही बता रहा हूं, परंतु नेक्स्ट समय में जब आपके बोर्ड की एग्जाम आएगी तो उस समय मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक नंबर वाले। आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आने लग गए एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, तो भैया उन एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम से बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से ही आपको बोर्ड के एग्जाम मिलेंगे, इसलिए आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो आप सीख लेंगे, परंतु नंबर कटने की गुंजाइश रहती है कहां पर, छोटे छोटे वाले सवालों में। और छोटे छोटे वाले सवालों के लिए मैं आपको प्रत्येक प्रश्नावली की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक किसी ने भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना। अगर आपको मेरे साथ इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, आपको ये रिजल्ट चाहिए, तो भैया बने रहना वीडियो के अंदर। भाग कहाँ रहे हो भैया, लाइक करते जाइए, शेयर कर देना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना अपनी मर्जी से, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।